हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर बांग्लादेश में भारत के दुश्मनों का कब्जा होता जा रहा है। जी हां, 10 ट्रक हथियार की तस्करी करने वाला मंत्री होगा जेल से बाहर। भारत के लिए बड़े ही खतरे की खबर है दोस्तों। इंडिया के खिलाफ रची थी इसने बड़ी साजिश। बताएंगे क्यों इसको जेल से बाहर किया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों कनाडा में खालिस्तानियों ने किया तिरंगे का अपमान 15 अगस्त वाले दिन। बताएंगे कैसे भारत समर्थकों ने दिया इनको मुंह तोड़ जवाब। तो वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो गया है दोस्तों। बताएंगे किन किन तारीख को चुनाव होगा और कब होगा नतीजे। और चुनाव के ऐलान के बाद उमर अब्दुल्ला का क्या आया है बयान। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सेना ने कर ली है बहुत बड़ी तैयारी। आतंक प्रभावित इलाकों में लगाई जाएगी फोर्स की ये भारी तैनाती। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे कैसे राहुल गांधी की होने वाली है नागरिकता। वाकई में क्या रद्द, कौन इस मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुका है दोस्तों। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं और निरंतर भारत में विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश में भारत के दुश्मनों का बड़ा कब्जा। 10 ट्रक हथियार की तस्करी करने वाला यह मंत्री होगा जेल से बाहर। भारत के खिलाफ रची थी इसने साजिश दोस्तों। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी एक बार फिर एक्टिव हो गई है। बांग्लादेश में इस समय एक अंतरिम सरकार है। बीएनपी अब एक बड़ी डिमांड अंतरिम सरकार से करने वाली है। बीएनपी और पाकिस्तान समर्थक जमात इस्लामी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से 2 पूर्व उप मंत्री और कुछ वरिष्ठ सेना अधिकारियों की जमानत हासिल करने की योजना बना रही है। मंत्रियों में से एक को 10 ट्रक हथियार तस्करी मामले में दोषी ठहराया गया था। बांग्लादेश के इतिहास में से सबसे बड़ी हथियारों का तस्करी माना जाता है। बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन को बीएनपी और जमात ने हाईजैक किया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां आतंकवाद विरोधी मामलों में दोषी ठहराए जाने के बावजूद पूर्व उप गृह मंत्री लुत्फुज्जमा बाबर और पूर्व उप शिक्षा मंत्री अब्दुस सलाम पिट्टू के लिए जमानत की मांग कर सकती है। पिछले सप्ताह बीएनपी नेता और पूर्व पीएम खालिदा जिया की रिहाई सुनिश्चित की गई थी। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत के लिए वाकई में बड़े ही खतरे की खबर है दोस्तों, क्योंकि लगातार बीएनपी भारत विरोधी कार्यों में शामिल होती नजर आ रही है। तो वहीं बता दें बड़ी खबर, कनाडा में खालिस्तानियों ने किया तिरंगे का अपमान। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय कॉन्सुलेट के सामने किया प्रदर्शन, लेकिन दोस्तों भारतीय समर्थकों ने दिया ऐसा मुंह तोड़ जवाब। याद रखेंगे ये खालिस्तानी आतंकवादी। जी हां, कनाडा के टोरंटो में खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों ने भारत के दूतावास के सामने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शन किया। इस दौरान खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने भारतीय तिरंगे का अपमान किया। खालिस्तानी चरमपंथी भारतीय तिरंगे को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर खड़े हो गए थे। भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का सिख फॉर जस्टिस वही संगठन है जिसने कुछ सप्ताह पहले कनाडा के कैलगरी सिटी हॉल में भारत विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें किल इंडिया का नारा दिया गया था। सिख फॉर जस्टिस ने भारत विरोधी प्रदर्शन का आयोजन टोरंटो के अलावा दूसरे शहरों में भी किया था। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब मिला। यहाँ भारत समर्थक लोग उनके सामने तिरंगा लेकर खड़े हो गए और विरोध जताया। खालिस्तानियों के सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान भारत समर्थकों और खालिस्तानियों में हल्की झड़प भी हुई दोस्तों। तो वहीं बता दें कि सरे में खालिस्तानियों के सामने भारत समर्थकों के आ जाने के कारण खालिस्तानियों को पीछे हटना ही पड़ गया दोस्तों। सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो है उसमें देखा जा सकता है कि कैसे भारत समर्थक नारे लगाकर खालिस्तानियों का विरोध कर रहे हैं। और इलाके में दोनों गुट के सामने आने पर तनाव को देखते हुए शांति बनाए रखने के लिए सरे में विशेष पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। ऐसे में दोस्तों भारतीय प्रेम वहां पर भी देखने को मिला और जो भारत सपोर्टर थे उन्होंने वहां से उन खालिस्तानी आतंकवादियों को पीछे धकेल दिया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उनको वापस लौटा दिया। ऐसे में भारत प्रेमियों को आप लोग धन्यवाद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव का हो गया है ऐलान। एक साथ 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। बता दें चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में मतदान 3 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर तथा तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही फेज में चुनाव होगा, उसकी मतगणना भी 4 अक्टूबर को होगी। आयोग ने चुनाव संबंधित तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि लोगों ने बुलेट और बॉयकॉट के बदले वोट किया है। हमने लोकसभा चुनाव बहुत शांतिपूर्वक सकुशल कारण पूरे देश और दुनिया को एक मैसेज किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी तैयारी का जायजा लेने के लिए हमारे एक टीम गई थी और एक अलग ही माहौल हमको देखने को मिला। इन दोनों राज्यों में चुनाव आयोग पर जो एक उम्मीद और यकीन पैदा हुआ था उसको आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं। जी हाँ, ऐसे में सबसे खास मतदान दोस्तों जम्मू कश्मीर का होने वाला है, जहां पर विपक्षी भी काफी समय से चुनाव कराने की मांग कर रहे थे और अब वो दिन आ चुका है, फैसला आ चुका है। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव तारीख ऐलान के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए।
है। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि कुछ समय पहले ही चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के लोग इसका इंतजार कर रहे थे। 2018 के बाद से वहाँ कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। वे देर से आए हैं लेकिन आखिरकार ये हो रहे हैं। चुनाव 3 चरण में होंगे और कार्यक्रम जल्दी खत्म हो जाएगा। 1987 के बाद राज्य में ये पहली बार इतने कम चरण में चुनाव होंगे। जी हाँ, तो वहीं अब्दुल्ला ने आगे कहा कि राजनीतिक दलों के लिए ये एक नया अनुभव होगा। हम तैयार हैं और हम अब अपनी तैयारी शुरू करेंगे। हम चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र को देखा है जिसमें घोषणा से ठीक पहले पिछले 12 घंटों में हुए तबादलों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में आतंक प्रभावित इलाकों में भारी मात्रा में अतिरिक्त फोर्सेस लगाई जाएंगी ताकि चुनाव सुरक्षा के मद्देनजर संपन्न हो सके। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से जम्मू सेक्टर में आतंकी वारदातों में तेजी बढ़ती देखी गई है। तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जम्मू के कठुआ, भद्रवाह, डोडा, रियासी, राजौरी, पुंछ और उधमपुर जिलों में आतंकी हमले हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में तलाशी अभियान भी चलाया हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के चलते सरकार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है दोस्तों, और भारी मात्रा में इन इलाकों में फोर्सेस की मात्रा बढ़ाएगी। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आखिर विशेषज्ञ पीएम नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी क्यों दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बांग्लादेश से सीख लें पीएम मोदी, यूक्रेन की यात्रा पर ना जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, तो वहीं व्लादिमीर पुतिन भी पलटवार करते नजर आए हैं। आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में नया मोड़ आ चुका है। यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रशिया के अंदर 10 किलोमीटर तक घुस गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी सेना ने रूसी कस्बे सुदझा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इस कस्बे में रशिया के 5000 लोग रहते हैं और यहीं से यूरोप को गैस की सप्लाई करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि रशिया के करीब 1000 किलोमीटर के इलाके में भीषण लड़ाई चल रही है। वहीं रूसी सेना ने अब यूक्रेन की सेना को घेरने के लिए चारों ओर से घेरेबंदी शुरू कर दी है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 80 बस्तियों पर कब्जा कर लिया और इसमें सुदझा सबसे बड़ा है। रशिया और यूक्रेन में भारी तनाव के बीच पीएम मोदी युद्ध शुरू होने के बाद अब यूक्रेन की पहली यात्रा पर जा रहे हैं। इसको लेकर विशेषज्ञों ने आगाह किया है। दोस्तों, रक्षा मामलों के चर्चित विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने एक्स पर लिखे पोस्ट में पीएम मोदी को यूक्रेन जाने के बजाय पड़ोस पर ध्यान देने की सलाह दी है। चेलानी ने लिखा कि पीएम मोदी की कीव यात्रा के लिए इससे ज्यादा खराब टाइम कोई हो ही नहीं सकता। रूस की सेना यूक्रेनी सेना के घुसपैठ के बाद भीषण जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार कर रही है। यानी रूस की सेना अपने आप को तैयार कर रही है कि कैसे वो यूक्रेन को जवाब दे। अमेरिका की सीज फायर में कोई रुचि है नहीं, लेकिन उसने कहा है कि वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भारत के शांति लाने प्रयासों का स्वागत करता है। बांग्लादेश में उलट पलट के बाद पीएम मोदी को भारत के स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड की चुनौतियों पर फोकस करना चाहिए, ना कि यूक्रेन डायरेक्ट जाना चाहिए। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या वाकई में पीएम नरेंद्र मोदी जी को यूक्रेन की यात्रा फिलहाल नहीं करनी चाहिए? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों पीएम मोदी को? एक भारतीय होने के नाते जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। देखते हैं भारत की मैक्सिमम जनता क्या कहती है। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश के नए मुखिया यूनुस ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को किया फोन। हिंदुओं की सुरक्षा पर हुई बात। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं। भारत में भी इसको लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है और केंद्र सरकार कई बार हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा चुकी है। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया और हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोन पर बात की। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षण का आश्वासन दिया। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों मोहम्मद यूनुस का पीएम नरेंद्र मोदी जी को फोन जाना और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर बात करना, हिंदू समुदाय पर बात करना, ये वाकई में कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं को सेटल करने की कोशिश करिए, ताकि किसी भी तरीके से उनको ये लगे कि हम तुम्हारे लिए भी सोच रहे हैं, कृपया करके तुम अभी शांत हो जाओ, थोड़ा सा समय दो। ये सबसे बड़ा कारण दोस्तों कि उन्होंने दुनिया में हिंदू समुदाय के सबसे बड़े चेहरे जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माने जाते हैं, उनको फोन जाना और हिंदू समुदाय पर बात करना वाकई में ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि मोहम्मद यूनुस हिंदू समुदाय को आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं, धैर्य रखने की। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, बांग्लादेश को लेकर भारत ने अमेरिका को साल भर पहले ही दे दी थी बड़ी चेतावनी। कह दिया था कि शेख हसीना पर दबाव बनाना बंद करो, नहीं तो पूरी बात दोस्तों आपको खबर में बता दे। दरअसल एक रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है, बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। वॉशिंगटन पोस्ट में बांग्लादेश की राजनीति को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट में भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के 1 साल पहले भारतीय अधिकारियों ने अपने अमेरिकी समकक्षों से बांग्लादेश की पूर्व पीएम पर दबाव डालना बंद करने को कहा था। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में चुनाव हुए थे, लेकिन इससे पहले हजारों विरोधियों को शेख हसीना ने जेल में डाल दिया था। अमेरिका ने इसकी सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक उच्च स्तरीय
स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के दौरान भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका से बांग्लादेश के बारे में अपने लोकतंत्र समर्थक बयानबाजी को कम करने का आग्रह किया था। कथित तौर पर इसको लेकर यह तर्क दिया गया था कि अगर विपक्ष चुनावों के जरिए सत्ता हासिल करती है तो इससे बांग्लादेश इस्लामी समूहों का केंद्र बन जाएगा, जो भारत के लिए खतरा बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अमेरिका ने ना तो दबाव डालना बंद किया और जो भारत ने भविष्यवाणी की थी वही होता नजर आ रहा है। तो वहीं बता दें, चीन की मदद से पाकिस्तान चल रहा है नई चाल, तो क्या कमजोर हो जाएगी भारत की वायुसेना? बता दें, चीन की मदद से पाकिस्तान भारतीय वायुसेना से ज्यादा मजबूत होने की तैयारी कर रहा है। अभी तो भारतीय वायुसेना के सामने पाकिस्तान की एयरफोर्स टिक भी नहीं पाती है, लेकिन अगर ऐसा जैसा पाकिस्तान चाह रहा है वैसा हुआ तो ये भारत के लिए चिंता की खबर है दोस्तों। इसको लेकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर कोमोडोर जिला उल हक शमसी ने भी बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के अधिग्रहण करेगा। इससे अगले 12 से 15 साल तक भारतीय वायुसेना पर महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी, यानी कि पाकिस्तान की वायुसेना 12 से 15 साल आगे हो जाएगी भारतीय वायुसेना से। शमसी ने यह भी कहा कि इस अवधि में भारत बराबरी की क्षमता हासिल नहीं कर पाएगा, जिससे पाकिस्तान को लाभ मिलेगा। बता दें कि साल की शुरुआत में ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान चीन में बने FC-31 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदेगा। इस जेट को J-31 नाम दिया गया है। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे F-35 जैसे अपग्रेड विमानों की तरह लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बड़ा मददगार साबित होगा, जिससे उससे काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों, इतनी बड़ी और लंबी बातें करके शेगी बघारने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और अपने आप को एक सुनहरे सपने की ओर लेकर जा रहा है कि वो भारत से 12 से 14 साल आगे निकल जाएगा। बहरहाल, अगर आप पाकिस्तान का ये सपना तोड़ना चाहे दोस्तों तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो वहीं बता दें कि अमेरिका में अगर आज चुनाव हुए तो कमला हैरिस जीतेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। सर्वे में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, ट्रंप को हराकर पहली बार क्या कमला हैरिस बनेंगी राष्ट्रपति। आपको बता दें, वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर जानकारी दी है कि अगर अमेरिका में आज चुनाव होते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस लोगों की पहली पसंद होंगी। अमेरिका के दैनिक समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि बाइडेन के चुनाव से अपना नाम वापस लेने के बाद से अब तक हैरिस ने लोकप्रियता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर 2% अधिक अंक प्राप्त किए हैं और रविवार तक वो आगे दिखाई दे रहे हैं। खबर में कहा गया है कि आज राष्ट्रपति चुनाव हो तो हमारे सर्वेक्षण के अनुसार हैरिस सबसे पसंदीदा उम्मीदवार होंगी। समाचार पत्र के अनुसार हैरिस ने विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में बढ़त बना ली है तथा मिशिगन में ट्रंप उनसे 1% से भी कम अंतर से आगे है। समाचार पत्र ने कहा कि हमारे सर्वेक्षण के अनुसार अगर आज चुनाव हो जाए और हर राज्य में पिछले औसत के अनुसार मतदान होता है तो हैरिस इलेक्टोरल कॉलेज टैली में ट्रंप से पीछे हैं। फिर भी हैरिस के पास डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में राष्ट्रपति पद के लिए अधिक संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में नवंबर में चुनाव होगा, आप सभी जानते हैं। ऐसे में आप लोग अगर भविष्यवाणी करना चाहे तो आपके हिसाब से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे राष्ट्रपति का चुनाव या फिर कमला हैरिस? देखते हैं आपकी इस पर क्या निजी राय है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा निजी हमले करने से नहीं होगा परहेज, कमला हैरिस का कोई सम्मान ही नहीं है मेरी नजर में। जी हाँ, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बेहद ही नाराज हैं और इस पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एवं अपनी प्रतिद्वंदी पर व्यक्तिगत हमले कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर में अपने गोल्फ क्लब में संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में उनके लिए कोई खास सम्मान नहीं है, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए भी मेरे मन में कोई खास सम्मान नहीं है। मेरा मानना है कि वो बहुत खराब राष्ट्रपति साबित होंगी। व्यक्तिगत हमले अच्छे होते हैं या बुरे, इस बारे में मेरा कहना है कि वो भी मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले करती हैं। तो दोस्तों वहीं बता दें, पाकिस्तान में लगा दूंगा मार्शल लॉ। जी हां, सेना प्रमुख की धमकी पर रक्षा मंत्री ने किया ये बड़ा खुलासा। दोस्तों, पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो लेकिन चलती हमेशा सेना की है। ये बात हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरी दुनिया ये बात अच्छे से जानती है। लेकिन फिलहाल ये बात दोस्तों हम आपको नहीं कह रहे, खुद पाकिस्तान के एक नेता ने इसका बड़ा खुलासा कर दिया है। ताजा मामला पाकिस्तान के सेना प्रमुख रहे रिटायर जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ा है। इनको लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा ने सेना प्रमुख रहने के दौरान नवंबर 2022 में धमकी भी दी थी। बाजवा ने कहा था कि मेरे कार्यकाल को दूसरी बार बढ़ाओ नहीं तो मैं देश में मार्शल लॉ लगा दूंगा। ख्वाजा आसिफ ने यह बात ऐसे समय कही जब पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक अहमद खान ने दावा किया था कि जनरल बाजवा अपने कार्यकाल को दूसरी बार नहीं बढ़वाना चाहते थे। उन्हीं को जवाब देते हुए खुलासा किया गया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी तरह से याद है जनरल बाजवा ने एक बैठक में कहा था कि वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा देंगे अगर उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो। जी हाँ, तो ये हालत है दोस्तों पाकिस्तान की, जहाँ सेना अपनी चलाने की कोशिश करता है और आर्मी चीफ हमेशा अपने आप को पद पर बैठे हुए देखना चाहता है जैसे नेता चाहते हैं। तो वहीं बता दें, भारत ने बनाया स्वदेशी कामिकेज ड्रोन। रशिया यूक्रेन युद्ध में जमकर हुआ है इसका इस्तेमाल। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल हमास युद्ध में जमकर प्रयोग हुए कामिकेज ड्रोन का भारत ने खुद की लैब में बना लिया है। बताया जाता है कि इस तरह के
ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर तक होती है, यानी दुश्मन के घर में घुसकर अपने लक्ष्य को भेदने में यह सक्षम होते हैं। डिफेंस के क्षेत्र में भारत के लिए इसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कामिकेज ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि खुद को दुश्मन के पास पहुंचने के बाद उड़ा देते हैं, इसीलिए इन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है यानी आत्म विनाशकारी ड्रोन कहा जाता है। भारत के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी NAL ने भारतीय कामिकेज ड्रोन विकसित किया है और ये ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी है। इनके इंजन भी स्वदेशी होंगे जो 1000 किलोमीटर की रेंज देते हैं। दोस्तों तो वही बता दें, राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। याचिका पर अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई। बता दें किस बेस पर ये पहुंचे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की है। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय को 5 साल पहले शिकायत दी थी। अभी तक गृह मंत्रालय ने यह साफ नहीं किया है कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या क्या कार्यवाही की है। कोर्ट दोस्तों गृह मंत्रालय से उनकी दायर याचिका पर अब तक की गई कार्यवाही पर स्टेटस रिपोर्ट तलब करें। राहुल गांधी की नागरिकता पर RTI से मांगी गई जानकारी की अर्जी के जवाब में केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया था। एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता मामले में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में मंत्रालय ने कहा कि RTI अधिनियम की धारा 8(1)(h) और J के तहत कोई खुलासा नहीं किया जा सकता है। जानकारी देने से जांच प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी। वैसे में दोस्तों जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने भी राहुल गांधी की नागरिकता को कॉन्फिडेंशियल रखा है, ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी का कोर्ट पहुंचना क्या वाकई में सही डिसीजन है। दोस्तों अगर राहुल गांधी की नागरिकता भारत की नहीं है तो फिर वो कौन से देश की नागरिकता है उनके पास? क्या लगता है दोस्तों? आपको अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई इन खबरों को समझकर अपनी राय दे सके और भारत देश को विकसित बना सके। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।